नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हमारे सामने कई अखबार हैं, उनकी क्या प्रमुख खबरें यूपी की हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज जो यूपी और लखनऊ के लिए है वो है देश के लिए है शुभांशु शुक्ला की वापसी। देश का गौरव शुभांशु शुक्ला लगभग 18 दिन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहने के बाद कल अनडॉकिंग की प्रक्रिया लगभग 4:30 बजे शुरू हुई और उसके बाद अब वो तेज गति से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस पृथ्वी की ओर आ रहे हैं और आज लगभग 3 बजे वो पृथ्वी पहुंच जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है, कैलिफोर्निया की घाट पर उनका लैंडिंग होना है। लखनऊ से खबर जुड़ी इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष से लौट रहा है लखनऊ का सितारा शुभांशु शुक्ला। और देखिए, पेज 1 पे खबर दी गई है, शुभांशु की तस्वीर बनी है, उनकी मां की तस्वीर बनी है, जानकारियां लिखी हैं, जहां उनकी मां ये कह रही है कि ये जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। मेरा बेटा अंतरिक्ष से अपना मिशन सफलता के साथ पूरा कर वापस आ रहा है। मेरा बस चलता तो दौड़ कर जाती और उसे मिलती है। एक माँ की भावना है जो अपने बेटे से मिलने के लिए आतुर है। हालांकि क्योंकि एक प्रोसीजर है, क्वारंटीन होना पड़ता है, वक्त लगता है, तो इतना जल्दी तो मुलाकात मुझे नहीं लगता होगी, लेकिन हाँ, वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे परिवार से शुभांशु जुड़े हुए हैं। 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहे हैं। लगभग 288 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। तो ये कई बातें हैं। हालांकि जो वीडियो कॉल किया, परिवार ने बताया कि कैसे वीडियो कॉल होता था और उन्होंने जब सनराइज वहां पर देखा, यानी कि सूर्योदय जब वहां पर हुआ, तो कैसे पृथ्वी एक अलग से चमक रही थी अर्थ पर, पृथ्वी पर। वो क्षण जो था वो मतलब बिल्कुल ही अलग था। तो ये इस तरह के लम्हे हैं जो शुभांशु के परिवार ने भी शुभांशु के साथ जिए हैं। आज का दिन खास इसलिए है कि लैंडिंग होगी और परिवार जो है सीएमएस स्कूल है वहां कानपुर रोड, जहां पर शुभांशु की पढ़ाई हुई, वहां पर ये लोग इकट्ठा होंगे और बड़ी स्क्रीन पर जो है ये उस लाइव स्ट्रीम जो कि ट्विटर के माध्यम से होगी उससे पल पल देखेंगे। कल भी एक जानकारी सामने आई कि उनकी माँ थोड़ा सा परेशान हो गई जब अनडॉकिंग के प्रोसीजर में 10 मिनट का डिले हुआ, तो माँ ने कहा डिले क्यों हो रहा है। माँ बार बार पूछने लगी डिले क्यों हो रहा है। तो ये एक पेरेंट्स जो होते हैं, उनके फादर भी चिंतित थे, चिंता होती है, लेकिन फिलहाल सब अच्छा है और पूरा देश मना रहा है कि शुभांशु सकुशल वापस यहां आए और भारत का गौरव बढ़ाएं। एक बात तो उन्होंने ऊपर से कही दी है, आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें वो है यहां पर कि ऑपरेशन धर्मांतरण जो है उसमें लगातार छांगुर बाबा को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ जो खबर छपी है उसमें लिखा है कि ऑपरेशन धर्मांतरण का हर फरमान विदेश से आता था, एजेंसियों के रडार पर आका और कई मौलाना भी हैं, सिमी पर पाबंदी कायम है। तो वहीं अन्य अखबारों ने जो है यहाँ पर छांगुर को लेकर और अपडेट्स छापे हैं और ये लिखा है कि छांगुर ने नीतू की बेटी से कराई अपने नाती की सगाई, कराया धर्मांतरण, नाम दिया सबीहा, मुहर्रम के बाद होता निकाह, लेकिन एटीएस की कार्रवाई से योजना जो थी वो विफल हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर छांगुर बाबा की तस्वीर बनी हुई है, नीतू की तस्वीर बनी हुई है। इसी शोरूम को नीतू ने छांगुर को उपहार में दिया था। ये शोरूम की तस्वीर भी यहाँ पर कुल मिलाकर बनी हुई है। खबर बलरामपुर से छपी हुई है और इसमें जो है किस तरीके से चीजें हुई हैं वो है। इससे एक और बड़ी खबर जो यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि दिल्ली से भी फाइल हुई है, कि सीबीआई के छापे कल बहुत जगह पे हुए, लखनऊ में भी कई ठिकानों में हुए हैं, गोंडा में भी हुए हैं। ये खबर भी आप देख सकते हैं, आपके लिए जरूरी है कि देश भर में फर्जी तरीके से टैक्स छूट दिलाने वालों के 200 ठिकानों पर आयकर छापे प्रदेश यानी कि यूपी के 8 शहरों में कार्रवाई हुई है। धोखाधड़ी में एमएनसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों को शामिल होने का खुलासा हुआ है। सुल्तानपुर में शिक्षकों से पूछताछ हुई है, गोंडा में भी छापा पड़ा है। और बड़ी बात यह है जो अब मैं दोहराऊंगा वो ये है कि उत्तर रेलवे की गति शक्ति प्रोजेक्ट में घूसखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। प्रोजेक्ट के डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 3 कर्मियों के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। उत्तर रेलवे समझ रहे हैं, मतलब इंडियन रेलवे जो है वो भी जो है, जो यूपी का हिस्सा है, उस पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई है। और कल डीआरएम ऑफिस जो लखनऊ का बना हुआ है वहां सीबीआई टीम जब पहुंची शाम को, तो कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज हो गई थी। और एक क्राइम से जुड़ी खबर भी आपको हम बता दें यहाँ पर कि मुख्तार अंसारी जो है उसके जो गुर्गे हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और उसको लेकर एक कार्रवाई हुई है, जहां पर मुख्तार अंसारी और जीवा गैंग का शूटर शाहरुख ढेर हो गया है। संजीव जीवा के बाद गैंग संभाल रहा था, गवाहों को दे रहा था धमकी। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने मुजफ्फरनगर के छपार में मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी अनिल बंजी से मिलाया हुआ था हाथ, ले रहा था हथियार। तो ये जो है खबर जो है वो क्राइम के लिहाज से जरूरी है।
जो यहाँ पर एसटीएफ के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि शाहरुख पठान माफिया मुख्तार अंसारी और संजीव माहेश्वरी जीवा के गिरोह में शामिल था। दोनों की मौत के बाद वो अपना अलग गिरोह चला रहा था। उसके साथ शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। तो बड़े नाम भले अब ना हो, लेकिन जो गिरोह के मेंबर्स हैं वो भी अपना वर्चस्व जो है जारी रखने के लिए चीजें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई खबर यहाँ जरूरी है बताना। देखिए, यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और आए दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उनके साथ क्या हो गया है, उनके साथ जो हो गया है वो मैं इस खबर के माध्यम से पढ़कर आपको बताता हूँ। देखिए, मैं खबर थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, शॉर्ट में है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई। किसने धमकी दी है? करणी सेना ने दी है। करणी सेना बलिया के फेसबुक आईडी से पोस्ट की गई कि ओपी राजभर को गोली से मार दूंगा। मंत्री राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि धमकी देने वाला व्यक्ति कमलेश सिंह करणी सेना का जिला अध्यक्ष है। उन्होंने पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर Z+ सुरक्षा देने की मांग की है, जिससे उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी भी तरह की अनहोनी से बचाया जा सके। तो ये राजभर जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में ये भी पढ़ लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बलिया के रसड़ा थाने में मामला दर्ज करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। तो ये जो है फिलहाल एक और खबर है जिसको जो चर्चा का विषय यूपी की राजनीति में भी बनी हुई है। अब आपको हम लेकर चलते हैं एक और बड़ी खबर के पास, यानी कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत चर्चा है स्कूल मर्जर की। कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। टीचर्स कह रहे हैं भाई इससे तो फिर हमारी भर्ती अटक जाएगी, इस तरह से तो नौकरी नहीं मिलेगी जब स्कूल्स के नंबर्स कम हो जाएंगे। तरह तरह की चर्चाएं हैं। अब इस बीच में मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ा बयान दे दिया है इस पूरे मामला। तो क्या कहा है आइए हम समझाते हैं आपको। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50 से अधिक छात्र वाले स्कूल चलते रहेंगे, यानी कि ये अधिकारी ना करें कि 50 से संख्या कम किसी की है आपने उसको भी उठा के मर्ज कर दिया। यानी कि 50 से अधिक छात्र अगर किसी स्कूल में हैं, क्लास के हिसाब से देखा जाए, स्कूल के हिसाब से देखा जाए, तो वो चलता रहेगा। सीएम ने कई मुलाकात भी, देखिए नए विश्वविद्यालयों में तमाम लोगों से मुलाकात भी कल की है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा कल की थी, जिसमें और कहा कि कोई बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ हो। तो ये सारी चीजें कही हैं कि जो है आपको ये ना हो कि 50 बच्चे से ज्यादा कहीं हो और वहां दिक्कतें हो। यहाँ देखिए पढ़ भी लेते हैं क्या कहा एग्जैक्टली। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों की पेयरिंग व्यवस्था को दूरगामी और व्यापक दृष्टिकोण से लागू किए जाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाए, यानी कि मर्जर उसका ना किया जाए, जिससे प्रशासनिक सुविधा, जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी की और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके। मुख्यमंत्री ने छात्रों के अभिभावकों को 1200 रुपए की सहायता शीघ्र उनके खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए, यानी कि जो रिक्त पद है उन पर भी भर्ती शुरू की जाए। ये भी जो है चर्चा हो गई है। तो वहीं अखिलेश यादव यहाँ क्या कहते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल बंद करने से बच्चों का जो भविष्य है वो तबाह हो जाएगा। अखिलेश कह रहे हैं कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की ये सरकार की साजिश है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी खबर होगी ना उसमें सियासत जरूर होगी और मिर्च मसाला जरूर लगेगा। फिलहाल अब मर्जर को लेकर भी विपक्ष एक तरफ हो गया है, सरकार एक तरफ हो गई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री की बैठक में एक बात और खास रही, अभी जो हाल में नाले वाली घटना हुई इसमें एक युवक की मौत हुई, पेंटर था, और मुख्यमंत्री ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया है, हटा भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कल अधिकारियों से कि जल निकासी राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो ये जो है ये एक मैसेज है जिलाधिकारियों को भी, जिलों के। तो इस बीच में ये सारी खबरें आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कांवड़ यात्रा में दिक्कत ना हो। अब एक और जुड़ी खबर आपको बता देते हैं यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर, यहाँ हिंदुस्तान अखबार ने छापी हुई है। क्या खबर है आइए खबर के माध्यम से ही समझते हैं हम लोग क्या है ये। इस खबर में कहा गया है कि अपर्णा यादव के प्रति, अब अगर खबर को देखें यहाँ पर, अपर्णा यादव के पति प्रतीक से निवेश के नाम पर करोड़ ठगे, मांगी रंगदारी। ये अखबार ने छापा है। 4 करोड़ रुपए से अधिक की रंगदारी मांगी गई थी। रकम वापसी की मांग पर आरोपी ने पॉस्को एक्ट में फंसाने की धमकी दी है। तो ये आरोप लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो चिन्हट के रहने वाले आरोपी ने कंपनी बनाकर ठगी की। सपा प्रमुख के भाई ने दर्ज कराया है केस, बदनाम करने की कोशिश की गई है। प्रतीक ने बताया कि यानी कि एफआईआर में जो उन्होंने मेंशन किया होगा उसका वर्जन यहाँ पर लिखा है कि प्रतीक ने बताया कि 2020 में कोविड होने के कारण बीमार हो गए। सितंबर 22 में मां साधना गुप्ता और अक्टूबर 22 में पिता मुलायम सिंह का देहांत हो गया। इससे वो बेहद सदमे में थे। इसका फायदा कृष्णानंद ने उठाया और काफी रुपया लेकर हड़प लिया। स्थिति सामान्य होने पर
कृष्णानंद से हिसाब मांगा तो वो टाल मटोल करता रहा। इतना ही नहीं, रुपया वापस करने का दबाव बनाया तो उसने पॉस्को एक्टर फंसाकर बदनाम करने की मेल व्हाट्सएप पे धमकी दी, एक झूठा ऑडियो बनाकर बदनाम करने की नियत से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने की धमकी दी, विरोध पर 4 करोड़ से अधिक रुपए की रंगदारी मांगी है। नशे में रात के वक्त धमकी देने का आरोप, अक्सर रात में शराब के नशे में कृष्णानंद फोन कर धमकी देता था। जालसाजी में उसकी पत्नी और पिता भी साथ देते थे। आरोपित की हरकतों से त्रस्त होकर उसके खिलाफ गौतमपल्ली थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर गौतमपल्ली ने बताया है कि आरोपित कृष्णानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, यानी कि एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी कृष्णानंद का जो वर्जन है वो आना बाकी है। कृष्णानंद की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि कृष्णानंद की तरफ से क्या कंप्लेंट दी जाती है और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या पुलिस एफआईआर करती है, और अगर करती है तो सबसे जरूरी अब इस केस में यह है कि कृष्णानंद का पक्ष क्या है। ये पक्ष तो प्रतीक का है, अब कृष्णानंद का पक्ष क्या होगा उससे शायद खबर और आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यही कुछ बड़ी खबरें आज की हैं। और राहुल गांधी का दौरा इंपॉर्टेंट है, आज केस की हियरिंग को लेकर वो आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर खबर छापी भी गई है, राहुल गांधी आज आएंगे, सुरेश लोधी के घर जाएंगे। अखबार ने ये भी लिखा, हालांकि अभी तक के प्लान में नहीं है ये चीज, लेकिन खबर मुझे छपा है वो आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगे। वो यहाँ जिला न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होंगे। कोर्ट में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो ठाकुरगंज क्षेत्र में जाएंगे, जहां उस युवक की नाले में बहने से मौत हो गई थी। खबर में यह भी लिखा है कि वो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु के घर परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये लोकल लेवल पे अपडेट्स हैं, लेकिन मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम राहुल का आया उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और राहुल जाने जाते हैं कि प्रोग्राम में बदलाव के लिए, और स्पेशल विमान से जा रहे हैं, तो अगर उनको ऐसा कुछ प्लान आउट करना होगा तो वो कर सकते हैं। हालांकि दिन में फैमिली क्योंकि स्कूल में रहेगी शुभांशु की, तो दिन में तो मुलाकात संभव है नहीं। तो ये हो सकता है कि राहुल थोड़ा विलंब करें, वेट करें, पहले ठाकुरगंज जाएं और फिर परिवार से मिलें। या ये भी हो सकता है कि वो कहीं जो प्रोग्राम जैसा ऑन पेपर है वैसा ही रहे, वो किसी से मुलाकात ना करे, वो अपना कोर्ट का काम कर वापस दिल्ली यहाँ से निकल जाए। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें आज की हैं। बाढ़ लगातार यूपी में बढ़ रही है। लेटे हुए हनुमान जी के पास प्रयागराज में पानी अब धीरे धीरे पहुंचने लगा है। तो नजरें बाढ़ पर भी हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी कब से पहुंच जाएगा, कब वहां के लोगों को दिक्कतें होंगी, इसका किसी को अंदाजा अभी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में बाढ़ यूपी में फिलहाल एक विकराल रूप लेती नजर आएगी। हालांकि आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं जिलाधिकारियों को कि जहां भी बाढ़ के आसार हैं वहां अधिकारी ग्राउंड पर उतरें और समीक्षा करें। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।